जो जिले में लोक अभियोजक का पद है, लगातार 2015 से जिला पदाधिकारी द्वारा मांगी जाती है सूची, और अब तक ये लोक अभियोजक का किसी जिला में कोई भी जो है नियुक्ति नहीं हुई है। और ये सरकार कहती है कि हम बहुत ही संजीदगी से हम इस कार्य को कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन सदन के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आप किस आधार पर आप ताले चाबी मांग रहे हैं खर्चे के लिए। यहां पे जो है, जो अनुसूचित जाति के सारे जेल में लोग जो है बने हुए हैं और उनकी कोई न्याय नहीं मिल रही है। सरकार उसको लगातार उत्पीड़न कर रही है। और जिस तरह से यहां पे वार्ड सदस्य जो है 1,40,000 के वार्ड सदस्यों का नियुक्ति जो है मुफ्त में सरकार एक तरह से काम करा रही है। सरकार 7 निश्चय योजना में सारे वार्ड सदस्यों से काम लेती है, लेकिन आज तक उनको सूंघ लेने वाला कोई नहीं है और काम का प्रेशर रहता है। जहां तक जो है लंबित मामले के मामले तो पूरे देश में, पूरे बिहार में अब तक जितने भी जो है न्यायपालिका में, स्पेशल कोर्ट में ये न्याय अभी तक नहीं मिल रही है। बस अंत में सर समाप्त, समय नहीं है, सरकार को उत्तर भी होगा। आप माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो विनियोग विधेयक सदन में पेश किया गया है, मैं वीआईपी पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीनगर से चुनाव लड़ा था और दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन वह सीट वीआईपी के कोटे में गया और मैं मानवर वीआईपी पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा। महोदय, यह सरकार एनडीए की है। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी का पूरा समर्थन है और उसी समर्थन पर यह पार्टी चल रही है। महोदय, सरकार चल रही है। यह सरकार चौमुखी विकास की ओर है। यह सरकार विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार और हिंदुस्तान के मानचित्र पर बिहार को ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, इस पवित्र काम को करने के लिए सरकार को धन चाहिए, राशि चाहिए महोदय। और इतना बड़ा जो बजट बिहार और सदन के अंदर पेश किया है, यह बिहार के चौमुखी विकास के लिए। महोदय, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। महोदय, आपको कोरोना जैसे जो रोग बिहार में फैले थे, उस समय में लग रहा था कि पूरा बिहार कोरोना के चपेट में आ जाएगा, लेकिन बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। महोदय, पूरे बिहार में बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से खड़ा होकर और बिहार की जो 12 करोड़ की आबादी थी उसको बचाने में कामयाब हुआ। इसके लिए भी हम लोग सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा आज के दिनों में बिहार में कोरोना का वैक्सीन पूरे तरह से कैंप लगाकर और जो लोग हैं उनको दिला रही है। महोदय, आज मैं सरकार से कहना चाहता थी को और तेज करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। माननीय यादव जी बैठ जाए, आपको समय समाप्त हो गया। आपका 2 मिनट है जनक बाबू, 2 मिनट समय आपका है। सभापति महोदय, अभी आपने जो मुझे बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक के 2021 पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए जो मौका दिया है, इसके लिए मैं ढेरों साधुवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने 2 मिनट का समय दिया है। सभापति महोदय, मुझे एक श्लोक स्मरण में आया,
मां पार्वती की प्रतीक्षा में भोले बाबा बैठे हुए थे और विलंब हुआ तो उन्होंने पूछा कि विलंब का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा में लगे हुए थे। तब उन्होंने कहा कि राम रमेति रमेति, राम रमेति रमेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरण्य। हे पार्वती, तुझे तो सिर्फ राम का नाम लेने तुम राम का नाम लोगे, उसी से सारे कार्य पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत कम समय जो दिया है। मैं एक बात कहूंगा कि सभापति महोदय, वर्ष 1990-91 में संयुक्त बिहार राज्य का बजट 5,987.6 करोड़ रुपया था और आज हमारा जो बजट है, जिसके लिए आज अपने माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार की सूबे के वित्त मंत्री जी को चाबी देगा, किसके लिए? ये बिहार के आवाम के लिए, सबके लिए, जो भी यहां है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए, बिहार वासियों के लिए आज हम चाबी देने जा रहे हैं। किस काम के लिए? आम आवाम के लिए। आज जरा सोचिए कि 2005 और 6 में राज्य का कुल बजट 26,328.51 करोड़ था और आज 16 गुना है। आप जरा सोच लीजिए कितना है। 10 गुना बजट हमारा 16 बरस में कितना है? आपको 2,21,461 करोड़ रुपया। आखिर रुपया किसके लिए जाएगा? खर्चा तो हम करते करते आखिर आपके राज्य में क्या कहीं रोड था क्या? आज आपके राज्य में मरीज राज्य की राजधानी में पहुंच नहीं पाते थे और बीच रास्ते में दम तोड़कर मर जाते थे। लेकिन बिहार सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को साधुवाद देता हूं कि चाहे गांव में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो और राजधानी में आने के लिए आज 4 से 5 घंटे लगते हैं और आज हम पटने में आते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे शिक्षण क्षेत्र में हो, चाहे सहकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण कार्य विकास के क्षेत्र में हो, चाहे पथ निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज समय का बचत हुआ है। इसलिए हमारा जो बजट है उसका आकार देखिए कि हम कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपने किया क्या? और ये विकास आपको दिखाई नहीं देगा। ये विकास आपको दिखाई नहीं देगा और देता है तो रात में दिखाई आपको विकास देता है, रात में दिखाई देता है। जैसे कुछ पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता है, वो रात में दिखाई देता है। रात में आज जब गांव गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय महाविद्यालय गए और निकलते हैं तो वो जो सारी सुविधाएं आप देखते हैं तो आप लोग कहते हैं। इसलिए चाहे अनुसूचित जाति के भी बात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात हो, चाहे पिछड़ी जाति की बात हो, चाहे अग्री जाति की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज की बात हो, सबके बीच हमारी सरकार नजरें रख रही है और उनके बीच विकास का कार्य हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया जी? आप अपने 15 वर्ष के इतिहास को पढ़ते हैं लेकिन उसमें कहीं कुछ नहीं आए। आज राज्य की राजधानी में या गांव में हो, सब जगह हमारा कार्य चल रहा है। इसलिए सभापति महोदय, आज जो हमारे जो आकार बढ़ा है, बजट का आकार बढ़ा है, वो किस काम के लिए? वो सारे समाज के बीच। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपने जो मौका दिया है इसके लिए पुनः साधुवाद देता हूँ। एक बात कहूंगा
जनक बाबू कि लता और चमन के प्रस्ताव पर ये अध्यक्ष जी, अंत में सभापति महोदय एक बात कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक कविता याद आया, उसमें लता और चमन की बात। लता और चमन को मुस्कुराने के लिए हमारी और आपकी दोनों की सहयोग की आवश्यकता है। जैसे मधुर गंध का अर्थ खूब महके, परे संकटों की भले मार चाहके, अगर हम नहीं पुष्प सा मुस्कुराते, लता क्या कहेगी, चमन क्या कहेगी। इसलिए बिहार सूबे के विकास के लिए हम सबकी आवश्यकता है, किसी ऐसे नहीं है कि केवल सत्ता पक्षी है। इसलिए आपको समय सहयोग मिलना चाहिए। और मैं अंत में कहूंगा कि बहुत हो चुका, स्वर्ग भू पर उतारे, करे कुछ नया, स्वस्थ सोचे विचारे, अगर हम नहीं ज्योति बनकर झिलमिलाए, निशा क्या कहेगी, भुवन क्या कहेगा। इसलिए बिहार के विकास के लिए आपकी भी आवश्यकता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, जिस तरह के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इससे विकास का, गांव में रहने वाले गरीब हो, चाहे गुरुआ हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति बनकर बिहार में उभरा है, आप नहीं चाहते हैं कि हमारी तरुणाई आगे बढ़े। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम किशोर जी को ढेरों साधुवाद देता हूं कि आपने जनमानस को सामने रखकर, बिहार वासियों को सामने रखकर सबके पक्ष में आपने किया है। यह पहली हमारी 15 वर्ष के हमारी एनडीए की सरकार पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे बिहार में। और तो हमने पूर्व के वक्तव्य में कहा था कि बिहार एक ऐसी धरती है जहां दुनिया का नेतृत्व किया है, और हमारा सम्राट अशोक जो थे वो दुनिया का नेतृत्व किया था। और सम्राट अशोक के विषयों को लेकर हम गांव-गांव में उनके याद में, उनके विषय में हम बहुत सा काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। आप स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय वित्त मंत्री जी। ये लोग को जीने का अंदाज ही नहीं मालूम। मैं एक शेर कहना चाहता हूं, इससे अंदाज लगेगा सरकार के काम करने के तौर तरीके के बारे में। महोदय, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। महोदय, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। महोदय, सरकार हमारी उस अंदाज में काम करती है। महोदय, शेर का दुखित आत्मा है। तो समंदर होता है, तो उस समंदर से मिलना भी तो चाहिए। तो इकबाल का शेर है, थोड़ा महंगा पड़ेगा सुनना, कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम ड्यू ड्रॉप्स, छोटा सा। तो समंदर से मिले प्यासे को शबनम, रज़ाकी नहीं बखीली है ये जो माइजरनेस है, आप कंजूसी करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक्सपेंडिचर, बजट का आकार बड़ा होना और एक्सपेंड करना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर होगा तो फायदा पहुंचेगा, वो बता दीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी, अब खड़े हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने दिनांक 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन के पटल पर रखा था। इसके बाद विभिन्न विभागों के अनुदानों की मांगों पर इस प्रतिष्ठित सदन में गहन एवं विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार के माननीय विभागीय मंत्रियों द्वारा बजट के माध्यम से विभागों की कार्य योजना सदन में प्रस्तुत किया गया। मुझे इस बात से अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस महान सदन के कई माननीय सदस्यों द्वारा बजट के बारे में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर भरपूर विचार सदन के समक्ष उन्होंने रखा है।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को बजट 2021-22 पर अपना पक्ष रखते हुए माननीय नेता विरोधी दल द्वारा बजट पर कई प्रश्न उठाए गए थे। उनमें से कई प्रश्नों का उत्तर सरकार के तरफ से मेरे द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रश्नों की सूची लंबी थी, इसलिए कई प्रश्न अनुत्तरित रह गए। मैं आज उन प्रश्नों पर भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने के दौरान अन्य माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बजट के आकार को लेकर टिप्पणी की गई थी और बताया गया कि वर्ष 1990 से 2005-6 से 2021-22 तक प्रतिवर्ष 8% की दर से बजट आकार बढ़ रहा है। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बजट के पेश करने के दौरान 1990 से 2005 तक बजट के आकार की तुलना वर्ष 2006 से 2021-22 के बजट आकार से की है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था। 1990 में बिहार का बजट विरोधी दल के नेता के अनुसार ही 3000 करोड़ रुपये है। ये विभाजित बिहार के लिए 2000 और 2001 में 7 गुना बढ़कर 20,444 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2005-6 में बिहार का बजट 28,976 करोड़ रुपये था। इस प्रकार झारखंड बंटवारा के बाद 2001 से 2005-2006 तक के बजट आकार में करीब मात्र 1.5 गुना की वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 2005-6 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट आकार की अगर तुलना करें तो इसमें वृद्धि करीब 7.5 गुना हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का लक्ष्य बिहार के विकास एवं आम लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि खर्च करना है। इसलिए बजट का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता गया है, लेकिन हम केवल बजट के आकार की बात नहीं करते, अब तो हम बजट के गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। वर्ष 1990-91 में योजना मद का व्यय 1,794 करोड़ रुपये था, जो कुल बजट व्यय 5,987 करोड़ रुपये का 30% था। 2001-2 में कुल बजट व्यय 18,882 करोड़ रुपये में योजना व्यय 1,640 करोड़ रुपये अर्थात 8.75% रहा है। वर्ष 2005-6 में योजना व्यय कुल बजट का 24% था, लेकिन आज 2021-22 में योजना व्यय कुल बजट का 46% है। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 में पूंजीगत व्यय 9,196 करोड़ रुपये था और आज 2021-22 में 41,231 करोड़ रुपये है, अर्थात 4.5 गुना की वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण बजट एवं बजट क्रियान्वयन बजट की उपलब्धियों में काफी परिवर्तन लाता है, इसलिए यह समाज को दिखाता भी है। हमने पूंजीगत व्यय एवं सामाजिक परिक्षेत्र में आम आदमी का कल्याणार्थ अधिक राशि का व्यय किया है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा वर्ष 2005-6 में बजट आकार के विरुद्ध राज्य सरकार को कर एवं गैर कर राजस्व तथा केंद्र सरकार से प्राप्त केंद्रीय करों में हिस्सा एवं सहायक अनुदान की राशि की तुलना वर्ष 2021-22 से किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हम एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। 2005-6 में राज्य का बजट आकार 28,976 करोड़ 41 लाख रुपये था तथा राज्य का कर एवं गैर कर राजस्व 4,083 करोड़ 40 लाख रुपये था, जो बजट आकार का 14% था। इसी प्रकार 2005-6 में केंद्रीय करों एवं सहायता अनुदान की राशि 14,839 करोड़ रुपये अर्थात कुल बजट आकार का 51.21% था। 2021-22 में बजट का आकार 2,18,303 करोड़ रुपये है। इसके विरुद्ध राज्य का कर एवं गैर कर राजस्व 40,555 करोड़ रुपये अर्थात करीब 18.57% है तथा केंद्रीय करों में हिस्सा तथा सहायक अनुदान मिलाकर 1,45,712 करोड़ रुपये है,
जो बजट का 67.7% है। अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। झारखंड अलग होने के बाद बिहार में राजस्व संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2000 में बिहार बंटवारा के कारण 2001-2 में हमारा कर राजस्व 2319 करोड़ रुपए था, जो 2005-6 में बढ़कर 3561 करोड़ रुपए हो गया, अर्थात 1.5 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में कुल कर राजस्व 30,197 करोड़ रुपए हो गया, जो 2005-6 के कर राजस्व का 8.5 गुना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा जीएसडीपी के बढ़ने के अनुपात में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का स्थान पर 2% की कमी आई है। महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का कथन कहीं से भी वो आंकड़ा प्रमाणित नहीं है। वर्ष 2006-7 में जीएसडीपी 1,0737 करोड़ रुपए था, जो 19-20 में करीब 6 गुना बढ़कर 6,17,153 करोड़ रुपए हो गया। 2006-7 में राज्य का कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्ति 4,544 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 में 7.5 गुना बढ़कर 33,858 करोड़ रुपए हो गया। इससे स्पष्ट है कि जीएसडीपी में जो वृद्धि का दर है, उससे अधिक दर से हमारा राजस्व भी बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि उनकी सरकार के समय भारत सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा तथा सहायक अनुदान के रूप में कम राशि प्राप्त हो रही थी। महोदय, 2015-16 से भारत सरकार के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा 14वीं वित्त आयोग की अनुशंसा लागू की गई है। इसमें केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए पूर्व में अंतरित की जाने वाली राशि 32% से बढ़कर 42% कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा करारोपण के नियमों को सरल एवं पारदर्शी बनाने के कारण केंद्रीय करों की वसूली में वृद्धि हुई है, इसलिए भी केंद्रीय करों में राज्य की प्राप्ति में वृद्धि हुई है। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए लोक ऋण की राशि पर भी एनडीए सरकार की तुलना अपनी सरकार से की थी। अध्यक्ष महोदय, एक सामान्य आदमी अपने परिवार की उन्नति के लिए ऋण लेकर विकास का काम करता है, जिससे आगे चलकर उसका परिवार सुखी और संपन्न होता है तथा ऋण भी चुकता कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। ऋण लेना बुरा तब होता है जब क्षमता से अधिक ऋण लेते हैं तथा लिए गए ऋण का अपव्यय गैर विकासात्मक कार्यों में करते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2005-6 में राज्य का लोक ऋण 33,733 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,48,180 करोड़ रुपए हो गया। राज्य सकल घरेलू उत्पाद ऋण लेने की क्षमता निर्धारित करता है। जैसे जैसे जीएसडीपी में वृद्धि हुई है, सरकार द्वारा ऋण अधिक लिया गया है, लेकिन यहाँ एक बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है कि 2005-6 तक लिया गया लोक ऋण जीएसडीपी का करीब 41% था, जो 2019-20 में घटकर 24% रह गया है। महोदय, राज्य का कुल ऋण दायित्व 2005-6 में 46,495 करोड़ रुपया था, जो उस साल के जीएसडीपी का 56% हिस्सा था। 2019-20 में कुल ऋण दायित्व 1,90,899 करोड़ रुपए है, जो 2019-20 के जीएसडीपी का 31% है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण लिया गया, फिर भी हमने अपनी क्षमता से कम ही ऋण लिया है। महोदय, दुनिया के सभी देश और देश के सभी राज्य ऋण लेकर अपनी उन्नति कर रहे हैं, जो एक जन कल्याणकारी राज्य के लिए यथोचित भी है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बताया गया कि सरकार ने कितना ऋण लिया है, वे बताते नहीं है। महोदय, प्रतिवर्ष बजट से संबंधित विभिन्न प्रकार की किताबें सदन में प्रस्तुत की जाती है और वित्त विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। महोदय, इसमें बजट का सार एवं लोक ऋण हेतु अलग से प्रकाशित पुस्तक में ऋण की संपूर्ण जानकारी महोदय दी जाती है। ये पूरी तरह से आम आदमी के लिए खुला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष शायद इसे देखे नहीं है और सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते हैं कि सरकार द्वारा सूचना नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा बताया गया कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग
तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट काफी कम है। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, हम बताना चाहते हैं कि बजट में राशि का प्रावधान प्रक्षेत्रवार विभागवार किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष स्कीम के लिए राशि का बजट का प्रावधान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मांग में किया जाता है, लेकिन विभिन्न प्रक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आवास निर्माण, सिंचाई, कृषि, पशुपालन इत्यादि का बजट प्रावधान उनके संबंधित विभाग में ही किया जाता है और जिसका उपयोग या फायदा समाज के सभी वर्गों और सभी धर्मों के लिए समान रूप से होता है। महोदय, उपयुक्त वर्गों के कल्याण के लिए अलग विभाग भी बने हैं, जिसकी चर्चा मैंने विस्तार से भी की है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य विभागों के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन वर्गों को नहीं मिलता। इन विभागों के बजट में प्रावधानित राशि केवल इनके लिए ही है। अन्य विभागों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में अनुसूचित जाति घटक योजना के रूप में 16,778 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र योजना में 1,550 करोड़ रुपए का बजट उपबंध किया गया है महोदय, जिसे अनुदानों के विस्तृत मांग में देखा जा सकता है। उक्त राशि इन वर्गों के लिए क्रमांकित है महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह भी बताया गया कि खेलकूद और पर्यटन के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं, हम युवाओं के विकास के लिए खेलकूद को कैसे त्याग सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है, इसलिए मैंने अपने बजट भाषण में ही पूर्व में स्पष्ट किया था कि 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ साथ एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्प है। राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि कोरोना संकट के बावजूद इस वर्ष देशी पर्यटकों की संख्या 55 लाख तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या 3 लाख से अधिक रही है। इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से राज्य में प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जैन परिपथ, कांवरिया परिपथ, मंदार हिल परिपथ, गांधी परिपथ, रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, सूफी परिपथ आदि का विकास किया जा रहा है। इस वर्ष पर्यटन विकास के लिए अन्य विभागों के अलावा केवल पर्यटन विभाग की योजना मद में 251 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी हमने किया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि जब 7 निश्चय 1 पूरा नहीं हुआ तो 7 निश्चय 2 कैसे शुरू हो गया। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त नहीं हुआ है और हम 7 निश्चय 1 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हम संकल्पित हैं। 7 निश्चय 1 की योजनाएं एवं कार्यक्रम बंद नहीं हुए हैं। महोदय, राज्य के विकास के लिए सतत कार्य हम करते हैं, इसलिए वर्ष 2020-21 के समाप्ति के साथ ही हमने 2021-22 के लिए अपना गोल पोस्ट निर्धारित कर लिया है महोदय। कार्यक्रमों की रूपरेखा भी हमने बनाई है, रोड मैप भी बनाया है एवं क्रियान्वयन की प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है महोदय। वर्ष 2021-22 से 7 निश्चय 2 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया है कि 1991, 92 एवं 93 में भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा उदारीकरण और विकास की नीति अपनाई गई, उसका लाभ राज्य को वर्ष 2000 के बाद मिलना प्रारंभ। सरकार 1990 से 2005 में जो विकास कार्य हुआ उसका लाभ बिहार को बाद में मिला। महोदय, यह सर्वविदित है कि आधारभूत संरचनाओं में यदि व्यय होता है तो उसका लाभ दीर्घ काल के बाद आम आदमी को मिलता है महोदय। उस समय की जर्जर सड़कें, पुल पुलिया, सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल इस तथ्य को सत्य नहीं ठहराते। 2006 से राज्य में सड़क, बिजली, पानी, पुल आदि पर कार्य हुए हैं जो जमीन पर दिख भी रहा है, लोग उसे महसूस भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा यह भी बताया गया कि 23 फरवरी 2021 तक कुल बजट 2.11 लाख करोड़ के विरुद्ध मात्र 70,000 करोड़ रुपया ही खर्च किए। अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं व्यय का यह आंकड़ा सही नहीं है। दिनांक 15/3/2021 तक इस वित्तीय वर्ष में स्थापना प्रतिबद्ध मद में 89,235 करोड़
57,018 करोड़ रुपए कुल 1,46,253 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा बतलाया गया था कि उद्यमिता विकास के लिए मात्र 200 करोड़ के बजट उपबंध से 20 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। महोदय, उद्यमिता विकास के लिए वास्तव में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने अपने बजट भाषण में भी बताया था महोदय कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति तथा सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के तहत व्यापक काम किए जाने हैं। इसके अंतर्गत ITI और राजकीय पॉलिटेक्निक के गुणवत्ता बढ़ाने तथा मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाना है। इसमें राज्य के युवा पारंपरिक कौशल के साथ साथ नई तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इससे ये स्वयं भी रोजगार के अवसर सृजित करेंगे तथा उन्हें नए नए उद्योगों के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की पूर्व से चली आ रही सभी योजनाएं जो रोजगार सृजन में सहायक होती है जारी रहेगी। राज्य में रोजगार सृजन में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, सूचना प्रावैधिकी, श्रम संसाधन, विज्ञान प्रावैधिकी, उद्योग विभाग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। महोदय, आपने देखा होगा और आपके माध्यम से हम सदन के सभी माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए एथेनॉल प्रोत्साहन नीति को हमारी सरकार ने उसे पारित किया है और आज बिहार के जनता के सामने ये नीति पेश भी हुई है। महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एजेंसी का हवाला दिया था महोदय और उसमें भ्रष्टाचार की बात की थी। महोदय, हम आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहते हैं, हमारी सरकार प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति पर चलती है। इसके तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। इसके लिए हमने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत दर्ज मामलों के विचारण हेतु पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में विशेष न्यायालय तथा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 विशेष न्यायालय गठित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार से लड़ाई के अभियान में हम संस्थागत एवं प्रक्रियागत प्रणाली में भी सुधार कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस जारी होगा। हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूचना प्रावैधिकी के प्रयोग से सरकारी कार्यक्रमों में हमारी सरकार पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। राज्य के खजाने से धन प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरित की जा रही है। राज्य के सरकारी सेवक, संवेदक, वेंडर, किसान, पेंशनर, सामाजिक सुरक्षा के पेंशनर्स, छात्रवृत्ति, आपदा प्रभावित व्यक्तियों, जन वितरण प्रणाली के लाभ आदि के अंतर्गत लाभुकों के खाते में सीधे राशि भुगतान किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे सम्मानित वृद्ध एवं किसान के खाते में पेंशन की राशि पहुंचती है, उनके चेहरे खिल उठते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागार से राशि की निकासी कर मार्च लूट को बढ़ावा दिया जाता है। महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों को यह बताना चाहते हैं कि भारत सरकार से कई योजनाओं के लिए अंतिम किस्त की राशि फरवरी मार्च में प्राप्त होती है। इसलिए बजट सत्र में अनुपूरक बजट से राशि का उपबंध किया जाता है। इस राशि का व्यय मार्च में ही हो सकता है क्योंकि बजट उपबंध ही फरवरी मार्च में हुआ है। महोदय, मार्च लूट शब्द अपने गुजरे दशकों की बात हो गई। उस जमाने में हुआ होता होगा जब बिना बजट हुआ मंटन के ही राशि की निकासी हो जाती थी। मैं विस्तार से इस पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। कभी तो पशुपालन ऐसे घोटाला आज बिहार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2007 से ई शासन परियोजना के तहत कोषागारों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिसके अंतर्गत बजट आवंटन, निकासी और व्यय का स्वतंत्र समन्वय किया गया। सिस्टम से बजट आवंटन से अधिक निकासी असंभव है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन के समक्ष जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें विकसित बिहार की एक झलक दिखती है। हम सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग से कठिन परिश्रम अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करेंगे। बजट का क्रियान्वयन 100% सुनिश्चित करेंगे। रोजगार सृजित करने हेतु युवाओं, युवतियों को ITI एवं पॉलिटेक्निक के माध्यम से
आधुनिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हमारे युवा न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त करेंगे, अपितु स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकेंगे। अन्य युवाओं को हमारी सरकार को रोजगार भी देंगे। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में आने वाली कठिनाइयों को हमारी सरकार भी समझती है। इसके उद्यमिता विकास के लिए सरकार की तरफ से अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत नया उद्यम लगाने वाले युवाओं को परियोजना लागत का 50% और अधिकतम 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख रुपए मात्र 1% के ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला उद्यमियों के लिए उन्हें परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान और 5 लाख रुपए तक का कर मुक्त सूद मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो अंतिम नहीं है, आवश्यकता अनुसार इससे बढ़ाया भी जा सकता है। 7 निश्चय के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और विवाहित महिलाओं को तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी योजना है। महोदय, सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए 7 निश्चय में विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसका लाभ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता को प्राप्त हो, ये दायित्व हम मिलकर निभाना है। स्वच्छ शहर विकसित शहर निश्चय को प्राप्त करने हेतु शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवासन, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल तथा सभी शहरों में विद्युत सौदागिरी सहित मोक्ष धाम के निर्माण के लक्ष्य को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इसे प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी ने त्वरित स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को प्रमाणित किया, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टेलीमेडिसिन तथा विभिन्न पैथोलॉजिकल जांच के लिए दूर दराज से सैंपल एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जाना है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की भी हमने व्यवस्था की है। पशुधन के स्वास्थ्य सुविधा के लिए टेलीमेडिसिन तथा डोर डिलीवरी प्रणाली की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा आम बिहार वासियों और समाज सभी स्टेक होल्डर्स से बजट तैयार करने के संबंध उसकी राय मांगी थी। इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों यथा पर्यावरण एवं प्रदूषण, उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी, राजस्व संग्रहण, कृषि पशुपालन एवं से संबंधित क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास तथा कला संस्कृति और पर्यटन में काम करने वाले व्यक्ति संस्थाओं के साथ बैठकर बजट की रूपरेखा हमने तैयार की थी। एवं बाल विकास तथा कला संस्कृति और पर्यटन में काम करने वाले व्यक्ति संस्थाओं के साथ बैठकर बजट की रूपरेखा तैयार की गई। आम आदमी से भी ईमेल के माध्यम से हमारा बजट कैसा हो पर सुझाव मांगा गया था, जिसके क्रम में करीब 53 सुझाव प्राप्त हुए थे। यथासंभव इनमें से भी उपयोगी सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। महोदय, इस प्रकार आम भागीदारी से तैयार इस बजट के क्रियान्वयन की सफलता बिहार के आमजनों की जागरूकता और जानकारी पर भी निर्भर करती है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य आम आदमी से लगातार जुड़े रहते हैं, इसलिए सभी बिहार वासियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आपके माध्यम से भी हो सकती है। इसलिए आप सभी से सहयोग का आह्वान भी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट से संबंधित बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 स्वीकृत हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री आपदा प्रबंधन। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने में काफी प्रसन्नता हो रही है कि कल बिहार की एनडीए सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कैबिनेट से पास कर दी है। इसके साथ बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ इथेनॉल के लिए विशेष नीति लागू है। 2007 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल के मक्का और गन्ना से सीधे उत्पादन की जो भी परिकल्पना की थी वो अब साकार हो गई है। इस नीति के से राज्य के किसानों को, विशेषकर गन्ना और मक्का के किसानों की आय बढ़ेगी। नीति में फील्ड ग्रेड इथेनॉल की नई इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इससे बिहार में इथेनॉल की गई नई इकाइयां खुलेगी और स्थानीय स्तर पर काफी रोजगार का सृजन होगा।
इस सदन के माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति 2021 के कैबिनेट से पास होने की सुखद सूचना देती हूँ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 53 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 18 मार्च 2021 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 है में विनय जी, 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय, जानकारी आप पता कीजिए। 1 मिनट, अभी तक नहीं मिला है हमारे। 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको। माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता होना, ये आसन को नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए।